बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कह लें कि एक साल के अंदर पाकिस्तान नेवी ने स्मैश एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल का दूसरा तजर्बा किया। इस स्मैश एंटीशिप मिसाइल का पहला तजर्बा पिछले साल नवंबर ही में किया गया था और अब दूसरा तजर्बा जो है वो इस साल नवंबर में कंडक्ट किया गया। हो सकता है इस मिसाइल के कुछ तजर्बे इस एक साल के दौरान भी किए जाते रहे हों, लेकिन जो पब्लिकली अनाउंस किए गए हैं वो यही दो तजर्बे हैं। स्मैश एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल की पहली खूबी तो ये है कि ये न सिर्फ एक एंटीशिप मिसाइल है बल्कि ये एंटी सरफेस गाइडेड मिसाइल भी है, यानी कि इसको आप किसी दुश्मन के शिप के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप लैंड अटैक के लिए भी यूज कर सकते हैं। दूसरी इसकी जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इससे पहले अगर आप पाकिस्तान नेवी के मिसाइलों की तरफ नजर दौड़ाएं तो आपको हरबा मिलेगा, C802 जो कि एक चाइनीज मिसाइल है वो मिलेगा, फिर CM302 वो भी एक क्रूज मिसाइल है, फिर हारपून मिसाइल आपको मिलेंगे, एग्जॉसेट मिलेगा। ये सारे जो हैं इनको आप कह सकते हैं कि ये क्रूज मिसाइल्स हैं, जबकि ये जो स्मैश है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। पाकिस्तान नेवी के इन तमाम मिसाइलों के अंदर से सिर्फ ये जो CM302 है, जिसको आप कह सकते हैं कि ये YJ-12 है, जो कि चाइना का एक सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल है, और पाकिस्तान नेवी के जो नए टाइप 054 क्लास के शिप्स हैं जिनको हम तुगरल क्लास के शिप्स कहते हैं उनके ऊपर प्लेस किए गए हैं। सिर्फ वो मेरा ख्याल है कि इन सब में से एक सुपरसोनिक मिसाइल है। उसके बाद ये दूसरा सुपरसोनिक मिसाइल स्मैश है जो कि पाकिस्तान ने इंडिजिनसली जो है वो डेवलप किया। स्मैश को अगर आप वैसे देखें तो आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे फतेह 2 क्लास का एक मिसाइल है। फतेह 1 क्लास के मिसाइल आपने देख लिए कि ऑपरेशन बयानुल मंसूस के अंदर पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए, जबकि फतेह 2 क्लास जो है वो एज सच पब्लिकली तो नहीं बताई गई कि इसको इस्तेमाल किया गया या नहीं, लेकिन ये हमें पता है कि फतेह 2 क्लास जो है वो एग्जिस्ट करती है और उसकी तस्वीर जो है वो हमारे सामने कई दफा आ चुकी हैं। ऑलमोस्ट इसकी जो शेप है वो तकरीबन उससे मिलती जुलती है। सारे का सारा मिसाइल उस जैसा नहीं है। डेफिनेटली जो नेवल शिप वेरिएंट है वो थोड़ा डिफरेंट होगा और जो जमीन से आपने फायर करने वाला वेरिएंट है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान की अप्रोच यही है कि आप कॉमन मिसाइल्स जो है वो डेवलप करें और बाद में उनके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करके उनको अपनी तीनों फोर्सेस के लिए जो है वो जेर इस्तेमाल ले आए। स्मैश की सूरत में आप कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान नेवी के शिप लॉन्च वेरिएंट के तौर पे जो है वो हमारे सामने आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये CM302 वो भी एक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक भी है, लेकिन वो बेसिकली आप चाइना से परचेज करते हैं। जबकि ये जो स्मैश है अगर आप इसको मुल्क के अंदर तैयार करते हैं तो इससे बेहतर क्या बात है। मुल्क के अंदर तैयार किया हुआ वेपन जो है वो आपको एक तो रेडिली अवेलेबल भी होता है और उसके इस्तेमाल करने पे आप पे कोई ऐसा पाबंदी भी नहीं होती। आप जिसके खिलाफ मर्जी जो है वो उसको यूज कर सकते हैं। अब एकदम आप देखें कि इंडिया का जो ऑपरेशन सिंदूर था जिससे ये सारे मामला शुरू हुए, बाद में ऑपरेशन बयानुल मखसूस जो है वो स्टार्ट हुआ, उसके बाद से लेके आज तक पाकिस्तान ने जो दो बड़ी चेंजेस मुझे नजर आ रही है उनमें एक तो पाकिस्तान का रॉकेट फोर्स को क्रिएट करना है। एक रॉकेट फोर्स हमने बनाई है जिसकी मेरा ख्याल है कि काफी ज्यादा जरूरत थी। हमारे पास स्ट्रेटेजिक वेपन्स डिलीवर करने के लिए मिसाइल्स तो थे, लेकिन कन्वेंशनल इस्तेमाल के लिए कोई बहुत बड़ी तादाद के अंदर हमारे पास मिसाइल्स ऐसा जो है वो नहीं एग्जिस्ट करते थे और इस वजह से ज्यादातर रिलाय आपको अपनी एयरफोर्स पे करना पड़ता है। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि ये जरूरत महसूस की गई है कि एयरफोर्स को भी हमें जो है वो प्रिजर्व करना चाहिए। और जिस तरह से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पहले दिन तो अपनी एयरफोर्स यूज की, आपने भी अपनी एयरफोर्स यूज की और इंडिया के रफाल तैयारे जो है वो गिराए, लेकिन दूसरे दिन इंडिया ने क्या शुरू कर दिया, उसने ड्रोन और मिसाइल वॉरफेयर शुरू कर दी। उसने अपने कामिकाजी ड्रोन भी हम पे फेंकना शुरू कर दिए। उसने अपने फ्रांस से लिए हुए स्टॉर्म शेडो मिसाइल जो है वो भी फेंकना शुरू कर दिए और ब्राह्मोस मिसाइल्स भी मारना शुरू कर दिए। तो ये एक नई किस्म की जंग जो है वो शुरू हो गई थी और जिसका जवाब बाद में आप अगर देखें तो पाकिस्तान ने फिर एयरफोर्स से ही दिया। ठीक है, उसका हमें ये सबसे बड़ा फायदा हुआ कि जब हमारी एयरफोर्स ने जाके वहां पे इंडिया के अंदर हमले शुरू किए तो तब जो है वो बात सीज फायर की तरफ गई, वरना इंडिया जो है वो ड्रोन्स भी फेंक रहा था, मिसाइल्स भी फेंक रहा था। तो उस वक्त मेरा ख्याल है ये जरूरत महसूस की गई कि हमारे पास जो है वो इस तरह की कन्वेंशनल रॉकेट फोर्स होनी चाहिए जो कन्वेंशनल वॉरहेड से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाए। अब नेवी के इस मिसाइल के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो वर्किंग हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक साल के अंदर दो तजर्बे हो गए हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है? पहला मतलब तो ये है कि जी नेवी अपने एक मिसाइल के ऊपर काम कर रही है, बड़ी अच्छी बात है। इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 350 किलोमीटर बताई जाती है। लेकिन दूसरी बात इस वक्त ये है कि अगर आप इस वक्त इंडियन रिटोरिक को सुने तो वहां पे आपको एक नया मंत्रा जो है वो सुनने को मिलेगा। इंडियंस कह रहे हैं कि जी हमने पहाड़ों से कोशिश करके देख ली, हम उस तरह से पाकिस्तान को जो है वो सबड्यूड नहीं
नहीं कर सके, नीचा नहीं दिखा सके या झुका नहीं सके, और इसलिए अब हम जो है नेक्स्ट कार्रवाई नेवी से करेंगे। और दूसरा उनका कहना यह है कि अब हम सिंध पे हमला करेंगे। वही पुरानी उनकी जो सुंदर जी डॉक्ट्राइन थी, मेरा ख्याल है वो वापस आ गई है। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन जो है मेरा ख्याल है अब उन्होंने दोबारा से अबेंडन कर दी है। अब ये तो नहीं पता कि अबेंडन की है या नहीं। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन बीच में इंडिया ने शुरू की थी, इससे पहले इंडिया की ये सुंदर जी डॉक्ट्राइन हुआ करती थी। सुंदर जी डॉक्ट्राइन यही थी कि हम बहुत बड़ी फोर्स लेके आएंगे रहीम यार खान वाले एरिया से, जहां से सिंध और पंजाब मिलते हैं, वहां से पाकिस्तान को जो है वो दो टुकड़े कर देंगे, और इस तरह से हम अपनी स्ट्राइक कोर को इस्तेमाल करते हुए पंजाब और सिंध का जो जमीनी रास्ता उसको काट देंगे। लेकिन फिर आपको पता है कि ये डॉक्ट्राइन भी फेल हो गई। इंडिया ने कहा कि जी इतनी बड़ी फोर्स मोबिलाइजेशन के लिए ना वक्त बहुत ज्यादा लग जाता है, 2-3 महीने लग जाते हैं। आपको अपनी फौज को कंटोनमेंट से निकालने से लेके बॉर्डर तक लाने में और सारी की सारी फोर्स डिप्लॉयमेंट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, 2-3 महीने लग जाते हैं। तो इन 2-3 महीनों के अंदर पाकिस्तान भी अपनी तैयारी कर लेता है और डिप्लोमेटिकली जो है वो दुनिया भी एक्टिव हो जाती है और मामलात जो है वो ठंडे पड़ जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने पाकिस्तान को सबक सिखाना है और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को हम एकदम यकदम सब कुछ करते हैं। तो इसलिए उन्होंने सुंदर जी डॉक्ट्राइन को जो है वो स्क्रैप किया और कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी। अब कोल्ड स्टार्ट के अंदर उन्होंने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए, वो उन्होंने एक सीडीएस का ओहदा जो है वो भी क्रिएट किया। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के अंदर उन्होंने कहा जी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स मिल के जो है वो छोटी छोटी फोर्सेस पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमला करेंगी। अब ऐसा लगता है कि वो मामलात भी जो है वो थोड़े से उन्होंने पीछे कर दिए हैं और सुंदर जी की तरफ वापस आ गए। सुंदर जी की तरफ क्यों वापस आए? ये जो सिंध के ऊपर हमला करने वाली उनकी अब एक रिटोरिक है ना कि हम अब नेवी से हमला करेंगे, सिंध पे हमला करेंगे, तो ये वो सुंदर जी सोच है। सुंदर जी बेसिकली उनके एक आर्मी चीफ हुआ करते थे, उनकी ये जो है वो डॉक्ट्राइन उसी नाम से मशहूर हो गई, सुंदर जी डॉक्ट्राइन। तो अब सिंध के ऊपर दोबारा बातें जो है वो उन्होंने शुरू कर दी हैं कि जी अब हमने सिंध पे हमला करना है। पहाड़ों से हमला करके देख लिया, पहाड़ से हमला जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। अब हम जमीनी हमले करेंगे, रेगिस्तान से हमले करेंगे और अपने टैंक्स आजमाएंगे, और जो भी उन्होंने अपनी सोच रखी हुई है। तो नेवी के लिए तो आप कह लें कि पाकिस्तान ने अपने ये बैलिस्टिक मिसाइल्स तैयार करना शुरू कर दिए हैं। ये जो स्मैश मिसाइल है ये अपने मुल्क के अंदर ही हमने तैयार किया है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये हाइपरसोनिक डोमेन के अंदर जो है वो अपने टारगेट को निशाना बनाता है, मतलब इसकी स्पीड जो है वो हाइपरसोनिक डोमेन में चली जाती है। नॉर्मली ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं ये हाइपरसोनिक डोमेन के अंदर ही अपने टारगेट को निशाना बनाते हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान नेवी को इस किस्म के मिसाइल्स जो हैं वो ना सिर्फ अपने अल-तुगरल क्लास के शिप्स के ऊपर रखने पड़ेंगे, बल्कि जो अज़ुल्फ़िकार क्लास की शिप्स हैं जिनके ऊपर ये C-802 मिसाइल्स हैं, जिनके ऊपर सब सोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स जो हैं वो रखे हुए हैं, उनके ऊपर ये सब सोनिक मिसाइल रिप्लेस करके सुपरसोनिक या कह लें कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो रखने पड़ेंगे। तो बहरहाल ये एक स्मैश मिसाइल के तजर्बे के ऊपर एक मेरी सोच थी जो कि मैंने आपके सामने रखी है, आपके साथ डिस्कस की है। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।